अध्याय 73। रागिनी के अचानक प्रकट होने से अभय कपूर हैरान रह गया। यह महिला ज्यांगन युद्ध देवता लिन फैंग के साथ भावनात्मक रूप से उलझी हुई है। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लेकिन आखिरकार उन्होंने आज जन्मदिन के भोज में उसकी 2 बार मदद की। तो उसने रागिनी मेयान का अभिवादन किया और कहा, ये तुम हो? तुम्हारा उपनाम मेयान है। आज के जन्मदिन के भोज में तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। रागिनी हल्के से मुस्कुराए और बोली, आपका स्वागत है। मैंने वही किया जो एक सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन मिस्टर ये, आपके प्रदर्शन ने मुझे काफी आश्चर्यचकित कर दिया। इस समय यूनियन अभय कपूर के बगल में खड़ी थी। रोंग मेयान की आंखों में देखते हुए वह अवचेतन रूप से सतर्क हो गई, क्योंकि उसके सामने खड़ी महिला न तो रूप में और न ही आकृति में उससे किसी भी तरह से कमतर थी। खासकर उसका आकर्षक स्वभाव, जो महिलाओं को भी एक अलग ही तरह से आकर्षित करता है। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस महिला की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी। लेकिन वह ये तियानसे को कैसे जानती थी? ये तियानसे के साथ उसका क्या रिश्ता है? भयंकर। हान रुयुन ने सोचा कि उस रात टैंड्रा मीटिंग में उसे ये तियानसे के बगल में बैठी यह महिला दिखाई दे रही थी। हाँ, ये वही है। इस क्षण हान रुयुन को अचानक समझ आ गया। ठीक है, मुझे अजीब लग रहा है कि ये तियानसे ने मेरे दिए 200 करोड़ स्वीकार नहीं किए। बोली लगाने के लिए तुम्हें ये 200 करोड़ कहाँ से मिले? पता चला कि इस औरत ने तुम्हें दिए थे। ये सोचकर हान रुयुन के मन में एक अजीब सी नाराजगी उमड़ पड़ी। दूसरी ओर ये तियानसे को पता ही नहीं चला कि हान रुयुन क्या सोच रहा था। उसने भी रोंग मेयान की तरफ विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? रोंग मेयान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए बस 2 चीजें हैं। मुझे कुछ भेजो। ये तियानसे उलझन में था। उसे समझ नहीं आया कि दूसरा पक्ष उसे क्या देना चाहता था। रोंग मेयान ने 2 कार्ड निकाले। एक बैंक कार्ड है, एक निमंत्रण कार्ड है। रोंग मेयान ने परिचय दिया, इस बैंक कार्ड में 101 मिलियन है। मुझे इसे जन्मदिन के भोज में तुम्हें दे देना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अस्थायी रूप से जाने के लिए कहा जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारे बाद ही आना पड़ा। जहां तक दूसरे निमंत्रण कार्ड की बात है, कृपया उसे पहले स्वीकार करें। मुझे उम्मीद है कि तुम उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करोगे और समय पर आओगे। उसने दोनों कार्ड अभय कपूर को दे दिए। उसने हान रुयुन की ओर सोच विचार कर देखा और कहा, मैं जा रही हूँ। अब तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। अलविदा। वह मुड़ी सिल्वर रोज रॉयस में बैठी और चली गई। ये टियान्स ने कार को जाते हुए देखा और अपना सिर खुजलाया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे यह औरत अचानक मेरे पास आ गई हो, मानो कुछ छिपा रही हो। मैं इसी बारे में सोच रही थी। हान रुयुन की अजीब सी आवाज उसके बगल में सुनाई दी। आह! हसीनाएं चली गईं और किसी की नजरें उस पर टिकी हैं। सोचो, उसकी लंबी टांगें, बड़े स्तन, बड़ा नितंब और सुंदर चेहरा है। वह उसे 2 बार से कम कैसे देख सकती है? ये टियान्स ने अवाक होकर कहा, तुम क्या कह रही हो? सच कहूं तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता और न ही वह क्या करती है। हालांकि इन शब्दों ने हान रुयुन के हाव भाव को और भी अजीब बना दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता, फिर भी तुम दूसरों से पैसे लेने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? ये तियानसे, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि तुम्हें नरम खाना पसंद है। मैंने आज ये देख लिया। ये तियानसे ने बेबसी से कहा, तुम मुफ्त में क्या कर रहे हो? ये 101 मिलियन असल में। हान रुयुन ने सीधे हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहती। दरअसल वह जिस बात से सबसे ज्यादा नाराज है, वह ये नहीं है कि ये तियानसे औरतों से अंधाधुंध पैसे वसूलता है, बल्कि यह है कि चूंकि तुम्हें ये तियानसे औरतों से पैसे वसूलना पसंद है, तो जब मैंने तुम्हें 2000 मिलियन देने की पेशकश की थी, तो इस महिला ने मना क्यों कर दिया? इसके बजाय एक औरत जिसका नाम तुम नहीं जानते, उसने तुम्हें पैसे दिए और स्वीकार भी कर लिए। क्या ये सरासर दोहरा मापदंड नहीं है? या तुम ये कह रहे हो कि मेरा फिगर और रूप रंग दूसरे पक्ष के जितना अच्छा नहीं है? जितना वह इस बारे में सोचता, हान रुयुन उतना ही क्रोधित होता जाता। ये तियानसे को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हान रुयुन क्या सोच रहा है। वह भी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो मत सुनो, मैं नहीं समझाऊंगा। वैसे तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो। हमें अब निकलना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से हान रुयुन ने उसे अच्छी तरह से नहीं देखा। उसने गुस्से से कहा, क्या पाद है? बस अकेले ही वापस चली जाओ। ये वाक्य लिख दो। हान रुयुन गुस्से से मुड़ी और तेजी से चली गई,
उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। इन 2 दिनों के संपर्क के बाद उसे धीरे धीरे पता चला कि ये तियानसे में अभी भी गुण है और वह उतना बेकार नहीं है जितना कि किंवदंती में कहा गया है। इसीलिए मैंने अभी वार्ड में ये तियानसे से बात की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नर्म खाने पर गुजारा करना और अमीर औरतों के साथ घूमना फिरना उसकी फितरत है। ये कमीना, नीच आदमी, ये औरत अब तुमसे कभी बात नहीं करेगी। खर्राटे, मास्टर लॉन के पीछे बड़ा आदमी बनना ही बेहतर है। और ये तियान्स, उस कमीने की बात तो, जहाँ रह सको वहीं रहो। हान रुयुन अपनी मासेराती में बैठी एक्सीलेटर दबाया और भाग गई। ये तियानसे, जो वहीं रुका हुआ था, हैरान रह गया। उसने सिर हिलाया और कहा, इस औरत का मूड पल भर में बदल जाता है। क्या हो सकता है कि उसकी मौसी यहाँ हो? भूल जाओ, आगे से उससे दूर रहना। उसने अपना बैंक कार्ड जेब में रख लिया। उसने निमंत्रण पत्र को फिर ध्यान से देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे पता चला कि यह निमंत्रण पत्र असल में रोंग मेयान की परसों होने वाली एक व्यावसायिक बैठक का था। इस औरत के पास ऐसा निमंत्रण पत्र क्यों है? क्या है उसकी पहचान? ये तियानसे ने एक साहसिक अनुमान लगाया, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। असंभव। अगर वह रोंग मेयान है, रोंग परिवार की सबसे बड़ी महिला होने के नाते, तो वह लिन फैंग की प्रेमिका कैसे हो सकती है? इसके अलावा आज के जन्मदिन के भोज में रोंग मेयान की निजी सहायक ने खुद घोषणा की थी कि वह जन्मदिन के भोज में नहीं आएगी। यह महिला उस समय जन्मदिन के भोज में मौजूद थी और जाहिर है कि कोई विवाद था। ऐसा लगता है कि उसकी असल में कोई और पहचान है। हालांकि थोड़ी उत्सुकता जरूर है, लेकिन ये तियानसे ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। ये तियानसे ने धीरे से कहा, चूंकि हान रुयुन चली गई है, मैं खुद ही वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उसी समय जियांगन फर्स्ट हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल पर एक उच्च स्तरीय वार्ड अस्पताल के बिस्तर पर जी बोक्सियाओ गंभीर चोटों के कारण कोमा में पड़े थे। अस्पताल के बिस्तर के पास जी वूली, जी बोडवान और जी परिवार के रिश्तेदार और दोस्त खड़े थे। सभी चिंतित और आशान्वित दिख रहे थे। ताओवादी पुजारी युनलॉन जी बोक्सियाओ के शरीर की जांच कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ताओवादी मास्टर युनलॉन खड़े हुए और धीरे से बोले, निरीक्षण पूरा हो गया है। जी वूली ने जल्दी से पूछा, ताओवादी मास्टर युनलॉन, मेरे बो शियाओ की हालत कैसी है? क्या आपके पास उसका इलाज करने का कोई तरीका है? ताओवादी मास्टर युनलॉन आत्मविश्वास से मुस्कुराए, हालांकि द्वितीय युवा मास्टर जी गंभीर रूप से घायल हैं, पिंडाओ को इलाज पर पूरा भरोसा है। पिंडाओ की विधि से द्वितीय युवा मास्टर जी को पूरी तरह से ठीक होने में केवल 3 दिन लगते हैं, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह। ये सुनकर जी परिवार में सभी लोग बहुत खुश हुए। इतनी गंभीर चोट को पूरी तरह ठीक होने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। ऐसी चिकित्सा कुशलता वाकई लाजवाब है। हालांकि ताओवादी गुरु युनलॉन ने आगे कहा, लेकिन पहले से ही कुछ कहना जरूरी है। पिंडाओ की उपचार पद्धति का इस्तेमाल करने से युवा गुरु जी के लिए कुछ दुष्प्रभाव रह जाएंगे। क्या ये ठीक है? जी वूली की पलकें झपक गई और उन्होंने चिंतित होकर पूछा, मैं पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ महोदय, इसके परिणाम क्या हैं? ताओवादी पुजारी युनलॉन मुस्कुराए और जवाब दिया, अरे यह कोई बड़ी बात नहीं है। सौदा बस इतना है कि जी एर्शाओ की शारीरिक गतिविधियां थोड़ी प्रभावित होंगी। सीधे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि भविष्य में वह कठोर न हो पाए। अध्याय 74। ताओवादी पुजारी युनलॉन की बात सुनकर जी परिवार में सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। जी वूली ने आश्चर्य से कहा, ताओवादी गुरु युनलॉन, यह कोई बड़ी बात क्यों नहीं है? अगर मेरे परिवार बो शियाओ को उस क्षेत्र में कोई समस्या है, तो वह भविष्य में शादी कैसे करेगा और वंश को जी परिवार तक कैसे पहुंचाएगा? जी बोडवा ने भी चिंता से कहा, ताओवादी पुजारी, मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। जी परिवार के बाकी सदस्यों को भी यह बात स्वीकार करना मुश्किल लगा। दरअसल वे सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जी बोक्सियाओ एक इज्जत बचाने वाला इंसान है जो आमतौर पर बाहर की औरतों के साथ खिलवाड़ करना पसंद करता है। अगर तुम अब से मर्द भी नहीं बन सकते, मुझे डर है कि यह उसे मारने से भी बदतर होगा। ताओवादी गुरु युनलॉन ने उनकी ओर देखा और कहा, गुरुजी, क्या आपका कोई बेटा नहीं है? क्या आप वंश को आगे बढ़ाने को लेकर चिंतित हैं? हालांकि यह कथन सही है, लेकिन जी वूली अभी भी इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इस समय ताओवादी गुरु गोंगसुन ने सलाह दी, गुरुजी, मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। क्या आपने मेरे वरिष्ठ भाई की बात नहीं सुनी?
दूसरे युवा गुरुजी शायद कठोर न हो पाए, लेकिन उन्होंने पक्के तौर पर नहीं कहा। इसके अलावा मेरे वरिष्ठ भाई के पास गहन ताओवादी शिक्षाएं और उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल हैं। भले ही उन्हें गंभीर परिणाम हो, मुझे लगता है वह इसका इलाज ढूंढ ही लेगा। जी वूली ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ हाँ। फिर उसने ताओवादी युनलॉन्ग की ओर हाथ जोड़कर कहा, कृपया ताओवादी युनलॉन्ग मेरा इलाज करें। जहाँ तक पारिश्रमिक की बात है, हमारा जी परिवार कंजूस नहीं होगा। ताओवादी मास्टर युनलॉन्ग ने सिर हिलाया, ठीक है, पिंडो अभी मेरा इलाज करेगा। तुम बाहर जाकर इंतजार कर सकते हो। हाँ। जी परिवार के सभी लोग वार्ड के बाहर आ गए। वार्ड का दरवाज़ा बंद करने के बाद जी वूली की आंखों में एक ठंडी नजर आ गई और उसने जीबो से कहा, इन दिनों ये तियानसे पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजो, उस कमीने को जियांगन शहर से भागने मत देना। जब मिस हो तियानरों की व्यावसायिक बैठक समाप्त हो जाएगी तो मुझे इस व्यक्ति की जान लेने और तुम्हारे भाई का बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। जी बोडुआन ने जोर से सिर हिलाया। जी वूली ने आगे कहा, वही जियाओ किंगचेंग है जिसका आप पीछा कर रहे हैं। इस महिला के रूप रंग और क्षमताएं तो बेहतरीन हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है और उसे वश में करना आसान नहीं है। क्या आप उसे वश में कर सकते हैं? जी बोडुआन ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी चिंता न करें। कल जब ये तियानसे और वर्ल्ड तलाक का प्रमाण पत्र लेने सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे, तब मैं जियाओ किंगचेंग के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा। जब तक वह सिर हिलाकर सहमत हो जाती है, मैं उसे एक ही झटके में गिरा दूंगा। फिर पूरा जियाओ परिवार स्वाभाविक रूप से मेरे नियंत्रण में होगा। मैं इसे कैसे नियंत्रित करना चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरे शब्दों का मामला है। हे, जी वूली ने संतुष्टि से सिर हिलाया, ये सबसे अच्छा है। शाम को जियांगन शहर में जिजिन तियानगोंग, ये तियान से एक छोटे पीले इलेक्ट्रिक गधे पर सवार होकर जिजिन विला नंबर 1 की ओर जा रहा था, जिसे उसने अभी अभी खरीदा था। मैंने अस्थायी रूप से एक छोटा ही म्यूल खरीदने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यात्रा आसान थी। हालांकि फॉलन सिटी में उसने एक कैडेफिक रेसिंग वाले से गाड़ी चलाना सीखा था और उसकी ड्राइविंग स्किल्स निश्चित रूप से पेशेवर रेसिंग ड्राइवरों के बराबर हैं। लेकिन चीन लौटने के बाद वह 3 साल तक जियाओ परिवार में चुप रहा और ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा नहीं दी। इसलिए जब तक वह निकट भविष्य में अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह यात्रा खर्च के लिए केवल एक छोटे ही म्यूल का ही उपयोग कर सकता है। जल्द ही ये तियानसे विला नंबर 1 पहुंच गया। गाड़ी पार्क की। गाड़ी की टोकरी से पैक किए हुए तले हुए चावल के नूडल्स निकालते समय लेकिन उसने आंगन से एक जानी पहचानी आकृति को अपनी ओर आते देखा। मैं दंग रह गया। क्या ये वही है? यह महिला अभी अभी अस्पताल के दरवाजे पर विदा हुई थी और हम फिर यहाँ मिले। इसी समय रोंग मेयान ने ये तियानसे को भी देखा। मैं दंग रह गया। श्रीमान, ये आप यहाँ क्यों हैं? यह अचानक हुआ। ये तियानसे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अगर उसने जवाब दिया कि वह विला नंबर 1 में रहता है, तो सामने वाला उसे लिन फैंग के बारे में पूछने के लिए जरूर परेशान करेगा। जब समय आएगा तो मैं इसे आसानी से झटक नहीं पाऊंगा। अगर फॉलन सिटी जैसी अति गोपनीय जानकारी फिर से सामने आ गई तो यह और भी परेशानी भरा होगा। रोंग मेयान ने ये तियानसे के हाथ में रखे तले हुए चावल के नूडल्स पर नजर डाली और फिर बगल में खड़ी पीली बैटरी वाली कार देखी। लगता है मुझे कुछ समझ आ गया। फिर उसने अनजाने में पूछा, श्रीमान, ये क्या आप यहाँ खाना पहुँचाने आए हैं? ये तियानसे की आंखें चमक उठी। उसने झट से उसकी बातों के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं यहाँ सिर्फ खाना पहुँचाने आया हूँ। क्या इत्तेफाक है कि मैं तुमसे यहाँ मिल सकता हूँ? हाँ। ये तियानसे की सूखी हंसी सुनकर रोंग मेयान कुछ उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तियानसे मिस हान के परिवार से बोली लगाने के लिए 2000 मिलियन तो ले ही लिया और फिर खुद से 101 मिलियन भी ले लिए। उसे खाना पहुंचाने तक कैसे सीमित कर दिया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल तक जियाओ परिवार में तंग किए जाने के बाद उसे कोई मानसिक समस्या हो गई हो? क्या इसीलिए तुमने ऐसा किया? रोंग मेयान ने इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उसने विला नंबर 1 की ओर इशारा किया और बात बदलते हुए ये तियानसे से पूछा, श्रीमान, ये आपने पहले भी खाना पहुंचाया है? क्या आपने यहाँ के निवासियों को देखा है? क्या वह बहुत सुंदर और आकर्षक नहीं है? ये तियानसे को तुरंत लिन फैंग का चेहरा याद आ गया, जो किसी बच्चे को डराकर रोने पर मजबूर कर सकता था। इसका बहादुर और सुंदर होने से कोई लेना देना नहीं है ना? बिल्कुल, वह
लिन फेंकाई शायद ही कभी दूसरों को अपना असली चेहरा दिखाता था और हमेशा एक मुखौटा पहने रहता था। ये तियानसे ने स्वाभाविक रूप से सच नहीं बताया, लेकिन जवाब दिया, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। रोंग मेयान की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, ठीक है, तो मैं आपको टेकआउट डिलीवरी से परेशान नहीं करूंगी। अलविदा। रोंग मेयान के जाने के बाद ये तियानसे ने राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला लिन फैंग की वजह से समुदाय में आएगी। लगता है अब से तुम्हें समुदाय में आते जाते ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ये तियानसे बुदबुदाए और सीधे विला नंबर 1 में दाखिल हो गई। दूसरी ओर रोंग मेयान अपने विला में लौट आई। नौकरानी ए किंग उत्सुकता से पूछ रही थी, क्या तुमने इस बार जियांगन के युद्ध देवता को देखा है? रोंग मेयान ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है, हालांकि मुझे एक नई बात पता चली है। जियांगन के युद्ध देवता वाकई टेकअवे ऑर्डर कर सकते हैं। संयोग से इसे ये तियानसे ने डिलीवर किया था। ये टेकअवे डिलीवर करता है। किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपने होंठ सिकोड़ते हुए बोला, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक दामाद जिसे जियाओ परिवार से निकाल दिया गया था, टेकअवे डिलीवर करता है। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, युवती। रोंग मेयान ने सिर हिलाया और कहा, खाना डिलीवर करने का मतलब यह नहीं है कि वह अच्छा नहीं है, हो सकता है यह उसकी निजी पसंद हो। ठीक है। किंग ने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया। उसने भावुक होकर आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ऊंचे पद पर आसीन जियांगन के युद्ध देवता टेकअवे ऑर्डर करेंगे। लगता है उनके जीवन में उनकी देखभाल करने वाली कोई महिला नहीं है। उसकी आंखों में एक आत्मसंतुष्ट चमक थी और उसने कहा, मिस, आपको और मेहनत करनी होगी। जैसा कि कहावत है, चांद सबसे पहले पानी के सबसे करीब होता है, शायद वह औरत आप ही हैं। रोंग मेयान शर्मा गया और गुस्से का नाटक करते हुए बोला, मुझे इससे नफरत है। अगर तुम बकवास करती रही तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। किंग तेजी से भाग गई। रोंग मेयान सोफे पर झुक गई, आराम से नहीं। उसने अपना फोन उठाया और एक ऑनलाइन उपन्यास पर क्लिक किया। जैसा कि कहावत है, हर आदमी जवानी में एक वीरतापूर्ण सपना देखता है, और हर औरत का सपना होता है कि जब वह लड़की हो तो किसी हीरो से शादी करे। रोंग मेयान के लिए भी यही बात लागू होती है। दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि व्यापार की देवी कही जाने वाली रोंग मेयान का सबसे बड़ा आनंद व्यापार चलाना और व्यापारिक साम्राज्य पर नियंत्रण रखना नहीं है। इसके बजाय वह ऑनलाइन उपन्यास पढ़ती है, क्योंकि उपन्यास पढ़ते समय ही वह शायद ही कभी आज़ादी और सुकून का आनंद ले पाती हैं। उपन्यास में वे पुरुष नायक जो सुअर होने का नाटक करते हैं और बाघों को खाते हैं, मजबूत और जिम्मेदार हैं। वह रोंग मेयान का आदर्श साथी है। उसे हमेशा लगता था कि केवल ऐसा ही एक उत्कृष्ट पुरुष ही उसके योग्य हो सकता है। यह अफसोस की बात है कि वास्तव में ऐसा पुरुष केवल एक ही है। हालांकि कुछ साल पहले जब उसने जियांगन युद्ध के देवता लिन फैंग की पौराणिक कहानी सुनी, तो धीरे धीरे उसके मन में इस अनोखे नायक के लिए प्रशंसा पैदा हो गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना कि हर बार जब वह कोई उपन्यास पढ़ती है तो अवचेतन रूप से पुरुष नायक को जियांगन के युद्ध देवता में बदल देती है। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, आज उपन्यास पर क्लिक करने के बाद उसके मन आज की जन्मदिन पार्टी में ये तियानसे के दृश्यों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। उपन्यास का नायक भी जियांगन युद्ध के देवता से ये तियानसे में बदल गया है। इस वजह से वह बहुत देर तक शांत नहीं हो पाई। रोंग मेयान ने जल्दी से अपना फोन रख दिया। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट दिखाई दी। मुझे क्या हो गया है? मैं हमेशा उसके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ? नहीं रोंग मेयान, तुम्हें शांत होना होगा। तुम्हें शांत होना ही होगा। तुम आधे अधूरे मन वाले इंसान नहीं हो। शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। लेकिन जब उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखी विश्व के राजा लिखी पेंटिंग पर पड़ी, संयोग से ये तियान्स की छवि मेरे मन में और भी ज्यादा उभर आती है।